Good evening, class. In the previous class of your chemistry, we have started the new chapter, that is chapter 5, state of matter. Okay. In the state of matter, we have discussed the types of forces that act between the molecules, that is weak van der Waals force of attraction or London force that we used to call. Second is dipole-dipole force, and third is induced dipole force. Okay, in the induced dipole, we also studied about the hydrogen force. Sorry, in the dipole-dipole, we also studied about the hydrogen force. Okay, in later on, we studied about the properties of gas. That what is the property of gas that exists in the nature, and that how is the molecules are being arranged. What are the forces that act between the gaseous molecules, and we have started studying about the important topic of your gas, that is gas laws. Among that, we have studied about the first gas law, that is Boyle's law. Okay, the Boyle's law states that the volume of any gas is inversely proportional to its pressure applied. Ki just suppose there is a container and we are applying a pressure P, so that a volume gets continuously reduced by the passing of duration of time. So according to that law, we got an equation that is P1 V1 is equal to P2 V2. It means that the pressure at constant temperature. Okay, the equation says that at constant temperature T, P1 V1 is equal to P2 V2. ये इसके बराबर होता है. तो ये था हमारा बॉयल्स लॉ, एंड जिसमें हमने ये जानते हैं कि प्रेशर की कई सारी यूनिट्स होती है और वॉल्यूम की भी कई सारी यूनिट्स होती है. सो द आवर सेकंड लॉ इज चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ, ये हमारा सेकंड लॉ. तो चार्ल्स लॉ का वैलिड होता है एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है. तो चार्ल्स ने ये फाइंड किया कि जब कभी भी प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर. यानी वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. बॉयल्स के केस में क्या था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम जो है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. पर इस केस में वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जस्ट सिंपल सा एक एग्जांपल है कि जितना ज्यादा आप लोग बॉईल करोगे, यदि जस्ट सपोज कि आपने वाटर को रखा है एंड जितना ज्यादा आप उसको हीट दोगे तो वो क्या होता है, एवोपरेट होके सेपरेट होना शुरू हो जाता है. यानी जो छोटे से कंटेनर में पानी भरा हुआ था वो स्टीम में कवर हुआ और उस स्टीम ने एंटायर स्पेस को क्या कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया. यानी अगर मैं हीट देता ही नहीं तो वो ऑलरेडी लिक्विड में रहता. जब मैंने उसको हीट देना शुरू किया तो क्या किया, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया. तो वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो according to mathematics rule, on the removal of proportionality sign, there we add a constant that is k, or v upon t is equal to k. ठीक है, ये इसके बराबर होता है. तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है 1. ठीक है, तो जस्ट सपोज कि सेम गैस है, सेम कंटेनर में लिया गया है. तो जब टेम्परेचर T1 है तो उस दौरान वॉल्यूम क्या है, V1 है. और जब टेम्परेचर T2 है तो वॉल्यूम क्या है, V2. तो जब इस इक्वेशन में प्लेस करते हैं तो V1 अपॉन T1 की वैल्यू एक कांस्टेंट K के बराबर आएगी. ठीक है, उसी प्रकार V2 अपॉन T2 की वैल्यू भी एक कांस्टेंट K के बराबर आएगी. तो मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है कि अगर RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होंगे, इक्वल. देयरफॉर V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 के बराबर होता है. ठीक है, एंड बेसिकली हम लोग टेम्परेचर की जो यूनिट्स लेते हैं केल्विन के जनरली हम लोग सपोज करते हैं. कभी कभी डिग्री सेल्सियस में दे देता है बट हम केल्विन को ही मानते हैं. वैसे वर्ल्ड में हर जगह डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स चलती है, फ़ारेनहाइट भी चलता है. हम तो केवल तीन ही यूनिट से वाकिफ है. पहला है फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड सेल्सियस, बट बेसिकली हमें यहाँ पे केल्विन का ही यूज करते हैं. ठीक है, एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन भी एक्सप्लेन कर दिया था. तो अब इसमें चार्ल्स ने एक नई स्टडी की. चार्ल्स ने कहा कि जस्ट सपोज कि जब मेरा टेम्परेचर T है उस दौरान वॉल्यूम V है. अब मैंने क्या किया, 1 डिग्री से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन से,
मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 डिग्री से, अब उस टाइम पे क्या होता था कि वो लोग केल्विन को ही बेसिकली मान के चलते थे, और 1 केल्विन जो होता है वो 270 यानी 0 डिग्री सॉरी जो 0 डिग्री सेल्सियस होता था वो 273 केल्विन के बराबर होता है, हम जानते हैं। तो उसने कहा कि अगर मैं 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, लेकिन कितने से इंक्रीज होगा वो नहीं मालूम है, ठीक है। यानी अगर आफ्टर इंक्रीजिंग temperature by 1 degree, so the new volume V will be initial volume, new volume मान लो V dash will be initial volume 1 plus 1 upon 273.15 के बराबर। वैसे क्या होता है कि हम लोग इसमें डेसिमल मैंने आपको इग्नोर किया हुआ था, यूजुअली ये 273.15 केल्विन के बराबर होता है, बट हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम 273 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वॉल्यूम जो रहता है ना वो इंक्रीज होता है, तो अगर 1 डिग्री से मैं बढ़ा रहा हूं, जस्ट सपोज कि मैं 1 डिग्री बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम मेरा कितना इंक्रीज होगा, वॉल्यूम मेरा इंक्रीज होगा, ये v तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और v यहां रहेगा, तो v कितना हो जाएगा, v प्लस v अपॉन 273.15, तो यानी वॉल्यूम मेरा कितने से इंक्रीज हो रहा है, इतने से इंक्रीज होगा, ठीक है। अब जस्ट सपोज कि मैं 1 डिग्री नहीं बढ़ा करके t डिग्री बढ़ा दूं, कितना बढ़ा दूं, t डिग्री, तो यहाँ कितना आ जाएगा, t डिपेंड कर रहा है कि t कितना है, 100 है, 200 है, 0 है, 5 है, समथिंग है, तो ये vt अपॉन 273.15 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा मेरा वॉल्यूम। यानी अगर मैं टेम्परेचर को डबल कर दूं, यानी 273.15 से इंक्रीज करा दूं, तो ये वॉल्यूम मेरा जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये चार्ल्स ने एक्सप्लेन किया था कि ऐसा होता है, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ ने क्या कहा, चार्ल्स ने कहा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ही गेव द इक्वेशन v1 upon t1 is equal to v2 upon t2. Later on he told that after on increasing the temperature by 1 degree the volume increases by v upon 273.15 times, and यानी 1 upon 273.15 times क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, एंड फॉर द t it increases by t upon 273.15 केल्विन। तो दिस इज आवर सेकेंड लॉ, दैट इज चार्ल्स। अब आते हैं हम अपने थर्ड लॉ की तरफ, दैट इज थर्ड लॉ, दैट इज गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ, ठीक है। गे-लुसेक लॉ ने ये कहा कि प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, ठीक है। सॉरी, बिफोर मूविंग टू दिस टॉपिक, हम लोग इसमें ग्राफ बनाना भूल गए चार्ल्स लॉ में। चार्ल्स में जब उसने वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया, ये टेम्परेचर और ये मेरा वॉल्यूम, तो उसको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, अलग अलग टेम्परेचर पे लाइन अलग अलग ऑब्जर्व होती है, ओरिजिन से नहीं मिल रही थी, क्योंकि हर गैस का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम रहा होगा, तो जीरो तो हो नहीं सकता है, और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था उसको ऐसे ऐसे मिल रहा था। और जब इसका ग्राफ उसने इसके खिलाफ बनाया, टेम्परेचर का खिलाफ 1/वॉल्यूम के खिलाफ बनाया, तो उसको ऐसे मिल रहा था ग्राफ, ठीक है, यानी डाउनवर्ड मिल रहा था 1/v के लिए, और जब उसने v के लिए बनाया तो उसको ऐसा मिल रहा था, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू अवर third topic, that is third law, that is Gay-Lussac law. It told that the pressure of any gas is directly proportional to its temperature. यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाँ, यानी जैसे जैसे प्रेशर आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जस्ट अ सेकेंड क्लास, sorry class. So this law says that if pressure is directly proportional to temperature, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। So after removing the proportionality sign we get P is equal to KT और P upon T is equal to K, ठीक है। तो जस्ट सपोज कि जब टेम्परेचर T1 था उस वक्त प्रेशर क्या था, P1, और जब टेम्परेचर T2 था उस वक्त टेम्परेचर प्रेशर क्या था, T2। सो वी गेट द इक्वेशन सेम एज चार्ल्स लॉ, दैट इज P1 V upon T1 is equal to P2 upon T2। यानी
ये बोलना चाह रहा है कि अगर जैसे एक वाटर को बॉईल होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस कब पहुंचता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस का होने का मतलब उसका ये है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता है जैसे हम लोग वाटर को बॉईल करवाते हैं, ठीक है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने का मतलब ये है कि ये अपने आप में इतना, क्योंकि प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना टेम्परेचर में बढ़ाता जाऊंगा उतना ही प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी ये वाटर जो है बॉईल करते करते, जो ये बॉईल करते करते जो स्टीम बन रहा है, ये क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। जब तक इसका प्रेशर 1 atm नहीं पहुंच जाता, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, यानी 1 atm तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो 1 atm रहता है, अब कहीं जगह कुछ अलग अलग रहता होगा। तो जब तक वेपर प्रेशर, यानी जब तक ये वाला प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक वो लिक्विड इस मतलब वो तब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहलाता है, ठीक है। जैसे हर लिक्विड का अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लो कोई लिक्विड एक्स है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस है। 1000 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि ये लिक्विड को हम तब तक बॉईल किए जब तक कि इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो गया, ठीक है। तो वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करने का फंडा ये है कि वाटर का जो प्रेशर है जो बना रहा है वो इतना प्रेशर हो जाए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तब जाकर के उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अचीव होता है। यानी धीरे धीरे बॉईल होता है, पहले 50 तक पहुंचा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है, उसका प्रेशर काफी लो है। 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी लो चल रहा है, 70, 80, 90, और फाइनली वो कहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, लिक्विड का प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या कहलाता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज the temperature at which the pressure of the liquid becomes to equal to the atmospheric pressure. Once again, the boiling point of a liquid is defined as the pressure, the temperature at which the pressure or the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. ठीक है, तो इसलिए जनरली एक क्वेश्चन आता है कि हिल स्टेशंस पे जहां प्रेशर बहुत लो होता है तो वहां पे वाटर जल्दी बॉईल हो जाता है। क्यों क्यों क्योंकि वहां पे जस्ट सपोज कि हमारे यहाँ हमारे लोकेलिटी में वेपर प्रेशर सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atm है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm है, और हिल स्टेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 0.8 atm। तो हमारे यहाँ 1 atm पहुंचने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब वहां पे कहाँ पहुंचना है, 0.8 में, यानी 1 से पहले 0.8 आता है। जब तक वो अपनी जर्नी करते 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 डायरेक्टली अगर 0.8 पे पहुंच गया तो उसको तो 1 तक तो पहुंचना नहीं है, उसको किससे कंपेरिजन करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेरिजन करना है। तो मान लो कि 75 डिग्री सेल्सियस पे वो 0.8 पे पहुंच गया, तो वाटर कितने में बॉईल हो गया, वाटर बॉईल हो गया 75 डिग्री सेल्सियस में, और हमारे यहाँ कितने में बॉईल हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस में। तो इसकी वजह यही है कि हिल स्टेशंस में वाटर जल्दी बॉईल क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो काफी कम होता है। तो वंस अगेन चार्ल्स ने कहा था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ही गेव द इक्वेशन P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, एंड फिर उसने हम ये बताया बॉइलिंग पॉइंट का, यानी किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वहां पे वो क्या करता है, अपना बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, अचीव कर देता है। नाउ द लास्ट लॉ of the gas law is Avogadro's law. Avogadro's law. एवोगैड्रो ने ये कहा कि मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है, और 2-3 कंटेनर उसने रख दिया, इसमें कोई गैस है X1, इसमें कोई गैस है X2, इसमें कोई गैस है X3, ठीक है। सब अलग अलग डिफरेंट गैसेस हैं, क्या है, डिफरेंट गैसेस हैं, पर सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं, n, ठीक है। तो उसने कहा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस which have the equal number of different nature of gases or different particle of gases which are present in equal number
तो द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस, यानी तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो एवोगैड्रो ने कहा कि अगर किसी कंटेनर में, या तुम डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स ले लो और सबके मास डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि हमें भी पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो जस्ट सपोज कि इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें हाइड्रोजन है। अब अगर सबके पार्टिकल्स एक ही समान है, इसका मतलब तीनों का मास भी अलग अलग होगा। कि जस्ट सपोज कि मान लो इसमें 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो हाइड्रोजन के पास इतने मॉलिक्यूल्स कब होते हैं, जब वो 2 मोल्स का होता है। तो 2 मोल्स हाइड्रोजन में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2, गिवन मास भी 2, ठीक है। तो 2/2 ये 1 मोल के बराबर, यानी 2 ग्राम के बराबर जब हाइड्रोजन होता है तभी वो इतना देता है। नाइट्रोजन में कब इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो 14 ग्राम का होता है, यानी 14 ग्राम का नाइट्रोजन, उसका मॉलिक्यूलर मास 14 डिवाइडेड बाय 14 करो तो 1 मोल आता है, 1 मोल में इतने, और इसके पास 32 ग्राम में रहता है, सॉरी इसके पास 28 ग्राम में रहेगा और इसके पास 32 ग्राम में रहेगा, यानी तीनों का मास अलग अलग है, 32, 28, 2 ग्राम। लेकिन इसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो कितने पार्टिकल्स हैं इसके, 6.022 इंटू 10⁻23। तो एवोगैड्रो ने कहा कि द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट इन दैट कंटेनर, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस पे प्रेजेंट है तो वो क्या रहता है, इस पे डिपेंडेंट रहता है। तो ये था हमारा एवोगैड्रो का लॉ। एवोगैड्रो ने क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस stored in a container is directly proportional to the number of the particles of the molecules of gas present in that container, ठीक है। तो अभी तक हमने टोटल कितने लॉस पढ़े, 4 लॉस पढ़े, जिसमें से हमारे लिए काम के 3 लॉस हैं। कौन सा लॉ, पहला है बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पहला। दूसरा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड फोर्थ वाला वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। जब अब देखो आरएचएस एलएचएस में वॉल्यूम, आरएचएस में प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। तो जब मैं तीनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूं, कंबाइनिंग all the 3 equations, volume is directly proportional to temperature and inversely proportional to pressure, ठीक है। तीनों को अगर कंबाइन करूं तो T और N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैथमेटिक्स का रूल लगा करके प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो एक इक्वेशन बनता है V इज इक्वल टू nRT अपॉन P, और इक्वेशन को P से यहां मल्टीप्लाई करा दो तो PV इज इक्वल टू nRT के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि गैस लॉ में पढ़ना है। तो PV इज इक्वल टू nRT हमारा एक इक्वेशन बनता है, इससे कंबाइन करके। तो अगर डेरिवेशन आता है एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ दिस, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ दिस, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ दिस, कंबाइनिंग ऑल द इक्वेशन वी गेट दिस। जहां पे R क्या है, R हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है। जैसे R की वैल्यू डिपेंड करता है कि इनकी यूनिट्स क्या क्या है, यानी वॉल्यूम की यूनिट क्या है, प्रेशर की यूनिट क्या है, टेम्परेचर की यूनिट क्या है। उस यूनिट के बेसिस पर R की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमको स्टडी करनी रहती है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इस इक्वेशन को हम फिर से नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि हमने कैसे डिराइव किया, एंड इससे आगे रिलेटेड टॉपिक्स को भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी ऑन संडे। टुडे इज सैटरडे एंड टुमारो इज संडे, सो टुमारो अगेन योर मैथमेटिक्स केमिस्ट्री क्लास विल take place. So till then, you must revise all these topics. Have your quarterly exam nicely, and all the best for your quarterly exam, because from 19th you have to submit your copies. So be ready for it and take care of you.